चलो सो हाँ जी। सो जनरल साइंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, सवाल है तो जरूर पूछ लें। सो क्वेश्चन है या यूनिट ऑफ वंडरवॉल्स कांस्टेंट। अब ये वंडरवॉल्स इक्वेशन याद आ रहा है कुछ? चलो। हाँ, वीटी किलो पास्कल है वो। हाँ जी, वो चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो किलो पास्कल में गिवन, आपका आंसर उसी में बताने का है फिर। हाँ ठीक है, इसने जिसमें पूछा आपको उसमें बताना पड़ेगा ना फिर तो। चलो मैं इक्वेशन लिख दूं। इक्वेशन आई होप कि नहीं याद होगा, मुझे उम्मीद है। ये होता है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, ये होता है आपका इक्वेशन P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। कुछ गलत लिखा है क्या? इसमें पूछ रहा है आपसे यूनिट ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट। सो आपको निकालना है इसका। यहाँ पे n क्या है? n है मोल, r है गैस कांस्टेंट, ठीक है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, a और b कांस्टेंट है, ठीक है, t टेम्परेचर है। देखो इसको इसको करने के लिए आपको करना होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कि भाई आप कभी भी एडिशन करोगे फिजिक्स में तो सेम यूनिट्स, जिसके यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होते हैं, आप उसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, जिसके यूनिट्स यानी कि फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, फोर्स को आप वेट के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते। तो सेम थिंग यहाँ पे प्रेशर को ऐड किया गया है, प्रेशर के साथ में ऐड किया गया है टू दिस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ऐसे है ये। तो अगर ऐसा है,
अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि P का जो यूनिट होगा वही यूनिट होगा an स्क्वायर बाई v स्क्वायर का भी यूनिट सेम होगा। अगर एडिशन फिजिक्स में ऐसे होता है तो ये होना चाहिए सिंपली। यानी कि आप सिंपली यहां से लिख सकते हो कि जो P का यूनिट है वही होगा an स्क्वायर बाई v स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट के टर्म्स में लिखा है, इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो यूनिट डायमेंशन के टर्म्स में आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर ये हो गया, आपको निकालना है a का, तो ये हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको a का यूनिट, ठीक है। तो P का हो गया किलो पास्कल, वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को किसमें गिवन है, DM6 में वो गिवन है, यानी ये डेसीमीटर, ठीक है। तो डेसीमीटर टू द पावर 3 और इसका पावर 2, और नीचे हो गया मोल का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली आपको आ जाएगा किलो पास्कल डेसीमीटर टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई मोल टू द पावर -2, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनको कम से कम ये इक्वेशन दे देना चाहिए था, इक्वेशन बहुत से लोग भूल गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो कोई नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट जो है आपका करंट डेंसिटी। सो बताइए करंट डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है। करंट डेंसिटी होता क्या है, पहले तो ये है। करंट तो स्केलर है, कोई इश्यू नहीं है, पहले स्केलर। हाँ, ऐसे नहीं, करंट डेंसिटी है क्या, अगर ये करंट डेंसिटी आपको क्लियर है तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ये एक स्पेसिफिक टर्म डिफाइन होता है करंट के लिए, करंट डेंसिटी, जैसे फ्लक्स डिफाइन होता है ना, वैसे ही। फ्लक्स याद है किसी को? फ्लक्स कोई भी फ्लक्स हो सकता है, फ्लक्स तो अपने आप में एक आइडिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है। फ्लक्स में क्या होता था कि पर यूनिट एरिया से किस डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट है, आपको उसी को कहते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। यानी करंट किसी पर यूनिट एरिया से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे करंट डेंसिटी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको आइडिया ये हो चाहिए कि है कैसे। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एक्चुअली अबाउट टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसी को कहा जाता है करंट डेंसिटी। देखो दो तरीके हैं, एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप यूनिट्स को याद करके रखें, कौन सा स्केलर होता है कौन सा वेक्टर होता है। हाँ, वेक्टर अगर नहीं, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सिंपल समझने। अब होता क्या है कि जो कॉमन फेमस टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो ऑब्वियसली समझना काफी आसान है। वेक्टर, और वेक्टर को सिंपली आप क्या कहोगे, वेक्टर जो है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जो है डायरेक्शन है, ये दो टर्म, और साथ ही में एक टर्म तीसरा कहते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है उसको फॉलो करता है। तो एक तो बेसिक आइडिया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को थोड़ी देर के लिए हटा भी दोगे तो कम से कम दो चीजें आपको याद ये पता होनी चाहिए कि इसके पास डायरेक्शन है और साथ में मैग्नीट्यूड है। अब आपको देखिएगा कि जो भी टर्म, जो भी फिजिक्स के स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें क्या वहां पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। अगर वो डायरेक्शन के टर्म में डिफाइन किया गया है, वहां पे डायरेक्शन या उसको जब यूनिट्स लिखे जाते हैं तो वहां पे डायरेक्शन मेजर किए जाते हैं, कई बार नहीं भी लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम फोर्स बोले तो 6 न्यूटन बोल देते हैं, बट फोर्स इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन है उसके पास, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एक तरीका है कि जब आप उसके बेसिक डेफिनेशन पे जाइए कि उसका बेसिक डेफिनेशन है क्या, और उस बेसिक डेफिनेशन में अगर उसके डायरेक्शन की बात है तो देन डेफिनेटली दैट इज अ वेक्टर, नहीं है तो वो आपको स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन अब पर्सनली क्या ये पॉसिबल है कि हम सारे स्टैंडर्ड, अगर आपका साइंस से बैकग्राउंड ना हो खास करके, या आप सारे वेक्टर्स, सारे फिजिक्स के जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में आपको आइडिया हो, तो दिस इज अ वेरी टफ टास्क, ये मेरा ये पर्सनली कि नहीं आता होगा जनरल।
तो आप इसके लिए ये करें कि जो आपको स्टैंडर्ड्स वाले टर्म्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स वाले क्या हो गए कि मान लो स्पीड है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, आपको मास है, एनर्जी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार इनको आप थोड़ा सा ब्रीफ में देख लें कि हाँ ये है क्या, अगर इनके जस्ट डेरिवेशंस भी देख लोगे समझ में आ जाएगा। तो फिर वहां से आप क्या करोगे कि जो जहां पे वेक्टर्स है अगर वहां पे आपको मिल जाएगी। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं वर्क की, लेट्स सपोज वर्क को डिफाइन करते हैं, तो अगर आपको बेसिक वाली चीजें क्लियर है, अच्छा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स जो है वो वेक्टर होता है, ठीक है, या जो है आपका अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो मान लो वर्क वहीं से डिफाइन हो रहा है। वर्क अगर हम बात निकालेंगे या पावर वर्क निकालोगे या एनर्जी निकालोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकालोगे। तो अगर इन दोनों के पास में डायरेक्शन है, और अगर आपको ये फिजिक्स क्लियर है कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन भी दो टाइप से होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसके बता सकते हो कि ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा कि आप सिंपली इनको याद कर लो, क्योंकि इसलिए देखो अगर मैंने बोला वर्क, वर्क इक्वल्स टू एफ डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब वर्क स्केलर है कि वेक्टर है? क्यों? हाँ मैंने तो बताया, मैंने उसके आगे भी कुछ कहा कि आपका जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो टाइप से होता है। एक टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है जहां पे अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो वो वेक्टर होगा, हाँ जी, और दूसरे में अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो वेक्टर नहीं होगा। आपने नाम सुना होगा, एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को कहा जाता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे दो वेक्टर्स, अगर वेक्टर मान लो हम ऐसे वेक्टर लिख देते हैं ए, और यहाँ पे साइन नहीं दिया है मैंने, चलो कुछ भी साइन है, ए इंटू बी, ठीक है। तो एक ये डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन ऐसे हो रहा है, हाँ जी, अगर ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेशन का जो आइडिया है ए बी कॉस थीटा, ये निकल के आएगा, और ये क्या होगा, ये डायरेक्शन लेस होगा, यानी स्केलर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर ये क्या होगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि आइदर आपको फिजिक्स पता हो, सिंपली अगर आपका आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड रहा हो तो फिर इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इस डॉट प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को, ये बेसिक 11 12 में बताया, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया जाता है। तो अगर फिजिक्स आपको क्लियर है तो एक बार कम से कम इसको गो थ्रू हो जाए। 11th वाला पहला चैप्टर ही है वो, वेक्टर्स का, पहला या दूसरा चैप्टर है आई थिंक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, दूसरा जो है वो वेक्टर है, ठीक है। तो ये आप कर ले, अगर नहीं है तो आप कम से कम जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एक बार लिस्ट उठा के देख ले, अच्छा इसमें से मेजर वाले स्केलर कौन से हैं और मेजर वाले वेक्टर्स कौन से हैं। सिंपल सिंपल तरीका तो ये, अदरवाइज अगर आपको समझते हुए करना है तो फिर ये तरीका नॉर्मली, हाँ मैग्नीट्यूड से देखो, वो तो ऑब्वियसली वही बात हम कर रहे हैं ना कि आपको स्केलर होने के लिए वो मैग्नीट्यूड काफी है, वहां पे डायरेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। पर्पस दिक्कत दिक्कत कहाँ पे है ना कि अगर वो कोई स्पेसिफिक टर्म उठा के पूछ देगा, अब उसको अगर आप वहां पे आप क्लियर नहीं रहोगे इस चीज को लेकर के तो फिर सोच में फंस जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा। नहीं नहीं, दिक्कत है कि आप पहचानोगे कैसे कोई यूनिट स्केलर है कि वेक्टर है, अगर आपको नहीं पता है उसकी डेफिनेशन या वो कहां से आता है, डिराइव होता है, तो देन बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जांपल ले लो करंट डेंसिटी के बारे में, तो करंट करंट क्या है, हाँ जी, वही 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 कल कल मैंने पहला सवाल ही यही पूछा था, हाँ जी, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं या करंट, वही वही सवाल कल 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 निकल दी, जो इसका पहला क्लास ही मैंने दिया, जब स्केलर वेक्टर बताया ही था स्टार्टिंग, पहला पहला सवाल ही मैंने यही पूछा था जब स्केलर वेक्टर की बात हो गई थी कि करंट क्या है, करंट एक स्केलर है या वेक्टर है, मत दीजिए अपना, रुको पहले वेक्टर क्यों है ये पूछ ले रहे तो ठीक है, हाँ जी बताइए वेक्टर क्यों है, पॉजिटिव,
पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे। अच्छा देखो, इसीलिए मैंने बोला ना फिजिक्स फिर आपको डिटेल में जाननी पड़ेगी। वेक्टर जब मैंने आपको बताया तो तीन चीजें बताई। एक बताया कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितना है, 5 kg जब कहते हैं तो 5 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, 10 मीटर तो 10 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरा कि उसमें डायरेक्शन हो, और तीसरा मैंने एक और चीज बताया था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे एग्जांपल से समझो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्लियर है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्लियर है ना, ये नहीं होगा तो बोलना, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि डिस्प्लेस, हाँ जी, देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे ए टू बी गए, बी टू सी गए, ठीक है, ए बी सी, कोई पर्सन यहां से चला यहां तक, फिर यहां से यहां तक चला, तो इसका जो अगर डिस्टेंस लिखोगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डायरेक्टली होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा लेकिन डायरेक्शन के साथ में किस कहां पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया होता है। अब अगर आप कह रहे हो, या सॉरी आप नहीं कह रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। करंट में मैंने यही बताया कि वेक्टर के 3 गुण होने चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सिंपली होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, मान लो यहाँ पे ट्रायंगल है, मैंने बोला कि यहां से मैं चला 4 यूनिट, यहां से मैं चला 3 यूनिट, ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, हाँ, ट्रायंगल ऑफ एडिशन वैसे ही आ जाता है। और यहां से आपसे पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ फाइनल कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या निकाल लोगे, सीधा यहां से दिस विल बी द आपका बन जाएगा, तो ये इसी को कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये डिफरेंट गया, ये थोड़ा और डिटेल में होता है, बट आई एम नॉट टेकिंग गोइंग इनटू दैट डिटेल, मैं आपको सिंपल तरीके से इसको समझा दे रहा हूं। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता है। करंट में, करंट पहले इस डायरेक्शन में आपने वायर ऐसे रखा, ठीक है, आपने वायर को ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये ए टू बी गया और बी टू सी गया, वायर जो है वायर ऐसे आपने फोल्ड किया हुआ है, बट सेम वायर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ए टू सी करंट क्या फ्लो कर रहा है, तो क्या वो उसके आप निकाल पाओगे ऐसे, यहां से मैंने बोल दिया कि यहां से 3 एम्पियर फ्लो कर रहा, तो क्या यहाँ पे आप 4 एम्पियर फ्लो करा पाओगे, नहीं करा पाओगे, एडिशन नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो ये इवन दो आपको डायरेक्शन दिख रहा है वहां पे कि डायरेक्शन है, बट वो डायरेक्शन वायर का है, ठीक है, वो करंट का डायरेक्शन नहीं है, करंट उस पर डिपेंडेंट है वायर पे, अगर वो फ्री उसको फ्लो होना होता तो फिर ये कहानी नहीं बनती ऐसे, ठीक है। तो इसके वजह से ध्यान रखें, करंट जो है कभी भी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। बोलो, अरे बाप रे, ये बताओ 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 बताओ, अगर हाँ ऐसा कोई शॉर्टकट से किसी का काम हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है भाई, अधिकतर में ना, तो सदिश में लगाओ तो इसमें दिशा होता है, ओके, बताओ एग्जांपल बताओ दो चार। हाँ, वेग हो गया, विस्थापन, और बल हो गया, अधिकतर में ना यही दिक्कत हो जाएगी, फिर वो अधिकतर वाले नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, रख लो शॉर्ट, ठीक, अगर ऐसा कोई आ जाए तो आप उसी से क्वेश्चन किधर है और कितना है, तो पता चल जाएगा ना, फोर्स तो पता चल रहा है, फोर्स लग रहा है कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और किधर लग रहा है वो, हाँ ऑब्वियसली किधर लग रहा है वो आपको मैटर करेगा। वही देखो, सिंपल सी मैंने दो तरीके बताए, अगर आपकी फिजिक्स क्लियर है तब तो फिर बहुत आसान है, अगर आपने फिजिक्स को पढ़ा है ठीक से, नहीं पढ़ा है तो फिर आपके पास आसान तरीका की याद कर लो,
अदरवाइज बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपको पूरा अच्छे से फैक्टर तो समझना पड़ेगा। जैसे अब अगर आपको क्लियर नहीं है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फिर फंसोगे। या फिर मैंने इसीलिए वर्क का एग्जांपल दिया, वर्क हम तो बताते हैं एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप तो अंदाजा लगा लो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बात हुई रही है, वर्क किधर किस डायरेक्शन में, आखिर किस डायरेक्शन में उसने पुश किया वर्क को, इसलिए बोला कि कहीं 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 फंसने के चांसेस। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, आप शॉर्टकट ये है एक वो वाला है किधर किधर वाला वो चलेगा, बट अगेन वो आपके कुछ परेशानियों को हल कर पाएगा। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। चलो देखो, सबसे सिंपल तरीका बताता हूं इसके लिए क्या करो सकते हो, इसका सबसे अच्छा शॉर्टकट क्या है। कुछ फेमस टर्म्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ फेमस टर्म्स होंगे ना जो बार बार पूछे जाते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे कोई फोर्स का नहीं पूछेगा, आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट का नहीं पूछेगा। सेट लगाते हो, एक लिस्ट अपने मान लो जहां भी अपने नोट्स रखे एक डाल दो, स्केलर वेक्टर, सेट लगाया, कोई टर्मिनोलॉजी मिल गई उठा के डाल दो, ठीक है, 70-80% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा उसमें से। कोई अजीबो गरीब उठा के कुछ नया लेके चला है तो फिर वो बात है, बट मैक्सिमम टाइम आपका इसमें कवर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, नॉर्मल एग्जाम्स में आपसे कभी नहीं पूछेगा वो कि फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा लेवल को बढ़ा के पूछा जाएगा, और लेवल को बढ़ा के भी बहुत लिमिटेड पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर एक्सपैंड किया तो फिर वो आपके डायमेंशन से बाहर चला जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जनरल स्टडीज पेपर में वो नहीं टेस्ट कर रहे हैं कि केवल वो साइंस वालों के लिए तो उन्होंने फिक्स नहीं किया ना पेपर, तो पेपर चाहे ऐसा ही स्थिति होगा कि कम से कम किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड भी है, किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो वो भी सॉल्व कर सके। बेसिक आइडिया यही होता है। तो बहुत इजी नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल वाले, फोर्स वाले, डिस्प्लेसमेंट वाले बहुत टफ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही आप इसको खाली करते हो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, जिन जिनके 10-15 ऑप्शन बचते हैं आपके। इसीलिए मैंने कहा सबसे आसान तरीका है उस पेपर को उठाओ याद करो, वो सबसे आसान तरीका, एक बार दो बार देख लोगे याद हो जाएगा। और ये क्लियर रखो कि भाई स्केलर और वेक्टर के बीच में आइडिया क्या है, अदरवाइज फिजिक्स अगर आपको पता है तो फिर तो आसानी है, वो तो वो बहुत टफ चीज नहीं है वेक्टर का सबसे। ठीक है, तो मैं एज ए मुझे जब सजेशन देना तो मैं सबके हिसाब से सजेशन दूंगा कि भाई आपने फिजिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मुझे ये नहीं पता। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चीजों को क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो करंट डेंसिटी बता दिया। अच्छा, डायमेंशनलेस का मतलब क्या होगा? स्केलर वेक्टर तो हो गया, डायमेंशनलेस का मतलब है कि उसमें कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, जैसे मीटर लगाते हो, सेकंड लगाते हो, कुछ भी लगाते हो ना, वो नहीं होगा। एग्जांपल दे सकते हो? एंगल का यूनिट नहीं होता, रेडियन, रेशियोज, कोई भी रेशियो होगा उसका, कभी भी रेशियो की बात आ जाएगी वहां पे क्या होगा, आप वो रेशियो कोई भी होगा वो आपको डायमेंशनलेस होता है। या फिर हमने एक टर्म पढ़ा था, फेमस टर्म्स, देखो टर्म्स में वही उठाऊंगा जो 10th 11th तक के आसपास की चीजों में, आज के आसपास के बुक्स में हो। ठीक है, तो स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या पढ़ा था हमने, क्या होता है ये, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, दोनों कैंसिल हो गया, ये यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन बेस हो जाएगी। तो स्केलर वेक्टर और साथ साथ डायमेंशनलेस भी चीजें बहुत लिमिटेड है, डायमेंशनलेस आपको जनरली दिखेंगे नहीं, बट है ये डायमेंशनलेस का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अच्छा, मैं देख तो लूं क्वेश्चन है क्या, जूल करंट है, अच्छा तो जूल तो ठीक है, वर्क का हो गया, बी एम्पियर करंट हो गया, 3 1 हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, पहले ही से क्लियर हो गया, मैं बस चेक कर ले रहा हूँ। सी वोल्ट हो गया पावर का, और डी वोल्ट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इस क्वेश्चन बता दूं, क्लियर है ना, सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ है नहीं, नहीं है तो ये यूनिट आप क्लियर कर लें, जूल
सिंपली वर्क का हो गया, ठीक है। या फिर ये इसको साथ में लिख लेना, ये एनर्जी का भी हो सकता है, ठीक है। एम्पियर हो गया करंट का, वॉट हो गया पावर का, वोल्ट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। वाट और पावर के बीच में क्या रिलेशन है? वाट मतलब पावर एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो पावर सिंपली है कि कार्य करने की स्पीड कितनी है, कितने यूनिट में पर कितना मतलब पर सेकंड में कितना काम हो रहा है, दैट इज द पावर, ठीक है। तो अगर कभी डायमेंशन के टर्म्स में लेके चला गया तो पावर जो है आपका वॉट निकालोगे तो ये वर्क में सिंपली दिस इज आपका जो है जूल अपॉन सेकंड, ठीक है, या जूल सेकंड के टर्म्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे भी लिखा रह जाएगा कहीं कहीं, अगर हो सकता है उसको यूनिट देने का मन करे फंसाने का तो ऐसे दे देगा, ठीक है, अगर उसको मन ही करे कि मैं थोड़ा परेशान कर लूं। जूल को ब्रेक कर लोगे, वर्क को ब्रेक कर लोगे, इसी तरीके से वर्क के यूनिट को जैसे बेसिक यूनिट्स में निकाल लोगे, क्या निकालो, सिंपल, और न्यूटन, न्यूटन तो बेसिक यूनिट्स में नहीं है ना, मैंने पूछा आपसे बेसिक यूनिट्स में, जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं आपके उसमें बताइए। केजी, फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया केजी, ये हो गया क्या मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, बेसिक यूनिट्स की बात करी, ठीक है। अब वर्क निकालोगे तो एफ इंटू डी कर दोगे सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर कर दूं, एक मीटर यहाँ पे, दूसरा वर्क वाला डी से आया डिस्टेंस से, और दूसरा जो है, तो बेसिक यूनिट्स ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल जो आपका वैंडरवाल कांस्टेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता पूछेगा, थोड़े अच्छे एग्जाम्स में पूछ भी सकता है, ठीक है, पूछता है, हाँ साइंस बेस्ड वाले में पूछेगा ना, नहीं जैसे देखो नॉर्मली जो जनरल स्टडीज में जो साइंस के पेपर रहते हैं ना, आप देखोगे 10th के लेवल के आसपास ही घूमते हैं, उसके अलावा जो चीजें होती है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होती है, थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में हमेशा कोई भी क्वेश्चन सेटर है तो उसको यही करना है कि अगर केवल मैं साइंस के लिए एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, जनरल स्टडीज के लिए ले रहा हूँ, तो भाई मैं आपको साइंस के बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, सिंपल सो रिस्ट्रिक्शन होती है। चलो आसान आसान सवाल है, 1000 मीटर है ऑप्शन में, तो ये क्यों सवाल पूछा, ठीक है, ये ऐसा सवाल क्यों पूछेगा आपसे, ठीक ही है। चलो सेकंड बताओ, 1 माइक्रो, 1 डिस्टेंस वाला, अच्छा बार बार पूछते हैं मतलब किस रेलवे में, अच्छा ऐसा क्या है भाई इसमें सो अच्छा, माइक्रोन का मतलब क्या है, सिंपल ये होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। जब माइक्रोमीटर आप बोलते हो इसका मतलब यूनिट कितना होगा, 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। और वहां पे जो ऑप्शन गिवन है वो मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर का मतलब कितना होगा, 1 मिलीमीटर अगर लिखोगे तो कितना जाएगा, ठीक है, 10⁻³ मीटर चला जाएगा, तो ये 1 मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करना है आपको माइक्रोन में, ठीक है। तो इसको देख लो, 1 माइक्रोन कितना था, 1 माइक्रोन है 10⁻⁻6 मीटर, और 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे लिखना चाहो सिंपली तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइक्रोन को, कि भाई आप इसको दोनों को मीटर्स के साथ इक्वलाइज कर दीजिए, अगर सिंपली अगर याद नहीं है भूले हुए तो आप सिंपली को क्या करो, मीटर के साथ इक्वलाइज कर लो, तो 1 माइक्रोन सॉरी 1 माइक्रोन हो गया 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, अगर इसको लेके आना हो आपको साथ में
तो एक तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि 10⁻³ का डिफरेंस चला आ रहा है, उल्टा लिख दिया 10⁻³ ऐसे डिवाइड भी कर दोगे, लेकिन डिवाइड करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड भी करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, 1 दिखेगा यहाँ पे, डिफरेंस 10⁻³ का दिखेगा। एक तरीका ये है कि इसको आप किस में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, देखो एक तो ऐसे सिंपली डिवाइड करके देख लोगे तो 10⁻³ यहाँ पे -3 है, -6 है, ठीक है, तो -3 और -3, तो ये -3 बचेगा ऊपर में, जो छोटा यूनिट है उसके साथ आप निकाल लोगे, या फिर आप इसको एकदम से कन्वर्ट करो, कैसे दूसरा कन्वर्जन का तरीका, जस्ट ए मिनट, mm को मैं चेंज करूं मीटर में, मान लो 10⁻⁻6 मीटर हो गया। हाँ तो ऐसे कर लो, और इसको क्या कर लो 1000 mm कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर, सिंपली हो जाएगा, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले इक्वेशन में, सॉरी mm नहीं माइक्रोन था ना, रुको मैं फ्रेश बताता हूँ, देखो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, तो अगर मैं 1 × 1000 माइक्रोन कर दूं तो कितना हो गया 10⁻³ मीटर, सिंपल। यहां से 1 mm ये हो गया 10⁻³ मीटर, दोनों सेम है, तो इक्वेशन ए बी इक्वल कर सकता हूं, ठीक है, इसके जगह पे इसको रख दिया तो ये कितना हो गया 1 × 1000 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 mm, हो गया इक्वेशन सॉल्व। तो 1 mm को आपने निकाल लिया, माइक्रोन को निकालना है तो माइक्रोन को इधर रखो, 1 माइक्रोन हो गया कितना 1 mm डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यूनिट आपको क्लियर है तो कहानी खत्म। तो कोई भी कन्वर्जन करना आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे, अब किसी को भी वो खेलते रहो माइक्रोन के साथ, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्सोमीटर, किलोमीटर, जो खेलना है खेलो, ठीक है, तरीका वही है सिंपली सभी में। ये माइक्रोन है बाबा, ऐसे नहीं लिखना, नहीं ठीक है। चलो 1 पिकोग्राम, पिको कितना को बोलते हैं 10⁻⁻12, ठीक है, तो यूनिट अगेन कि किसको, आप तो एक तो आपने देखा किसको माइक्रोन को, या माइक्रोमीटर कहते हैं, तो माइक्रोमीटर कितना था -6 था। एक आप देखते हो नैनोमीटर, कुछ मेजर वाले याद कर लो, नैनोमीटर 10⁻⁹, आपको पिकोमीटर दैट इज 10⁻⁻12, ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ मेजर वाले आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ए, हाँ जी 1 माइक्रोन बताओ कितना होगा, यूनिट दूसरे यूनिट्स में उसने पूछा, वही सवाल है उसने दूसरे यूनिट में पूछा है, हाँ जी, बाकी लोग अटेम्प्ट करें सवाल को, उस वहां पे उसने मिलीमीटर में पूछा है डायरेक्टली, यहाँ पे उसने दे दिया कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से किसमें है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी तो नहीं है, ऑप्शन डी तो नहीं है, ये तो हमने डायरेक्टली देख लिया, तो ऑप्शन ए और बी के लिए सॉल्व करें आप। बी जाएगा, देखो सॉल्व नहीं भी करोगे तो ऐसे भी आंसर कर लोगे, ठीक है, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा मिलीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर सेम नहीं होगा कभी, ये क्लियर है, मीटर के साथ भी सेम नहीं होगा, 10⁻⁻6 है, बट 10⁻⁻6 मीटर के साथ है, ना कि सेंटीमीटर के साथ, तो ऑप्शन आपके पास बचता है डी, ठीक है,
अगर नहीं भी है, सॉल्व भी करने जाओगे तो सिंपल 1 माइक्रोन, ये आपको होता है 10⁻⁻6 मीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? हाँ जी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आप इसको क्या करोगे, जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे चेंज करने के लिए तो 2 पावर कम कर दोगे, 10⁻⁻4 बच गई। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। हाँ जी, तो अभी तो माइक्रोन देख लिया, नैनोमीटर देख लिया, एंगस्ट्रम नहीं, आखिर कुछ तो यूनिट है ना उसमें भी। ए और बी तो नहीं है, चलो। तरंग, एंगस्ट्रम का 10⁻⁻10 होता है। हाँ जी, फर्मी मीटर कितना होता है? अच्छा, एंगस्ट्रम जैसे जो आपने बोला ना, तरंग धैर्य मतलब क्या बोलेंगे उसको? वेवलेंथ। हाँ, तो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ को ऑब्वियसली मेजर करते हो, बट वेवलेंथ को आप कम से कम डिस्टेंस में ही तो मेजर करोगे ना, कितना डिस्टेंस है। तो एंगस्ट्रम जो है ये आपको क्या हो जाएगा, ये दिस इज द यूनिट जो आपको जाएगा ये के लिए फर्मी मींस फर्मी, हाँ फर्मियन जो यूज करते हैं, फर्मी मीटर दैट इज 10⁻⁻15। स्मॉलेस्ट कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा? देखो ये कुछ कुछ यूनिट्स हैं जो फेमस वाले, तो आपके पास कितने हो गए? एक तो माइक्रो मिली सेंटीडेसीमीटर, इतना तो याद ही करते हो, सब लोग करते हो, ठीक है। उसके ऊपर जब बढ़ोगे तो कम से कम माइक्रोमीटर याद रखोगे, माइक्रोमीटर जनरली यूज होता है। इसके साथ ही इसका जो, जैसे ये लिखा होता है ना, ये टर्म, ये वाला यूनिट के साथ में यूज होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर हो गया। इसके बाद 9 पे जाओगे, 10⁻�9, तो नैनोमीटर। 10 तो एंगस्ट्रम, ये थोड़ा अलग ही है, इसलिए थोड़ा जनरली नहीं, हर जगह नहीं मिलता है, वेव्स वगैरह के लिए स्पेसिफिक यूज होता है एंगस्ट्रम वाला। और उसके अलावा आप जो है पिकोमीटर देख लिया आपने, ठीक है, फर्मीमीटर देख लिया, तो कम से कम 12-15 चलेगा। तो 3 के मल्टीपल वाले ही हम देख रहे हैं जनरली, क्योंकि उसी तरीके से चेंज होते हैं जनरली, आपको देखने मिलते हैं। 18 भी पूछ ही लिया इन्होंने। 18 जो है, बट इस अलग तरीके से पूछा है। प्रीफिक्स फॉर द मल्टीपल ऑफ 10⁻18। हाँ जी, किसका? 5 का डी है, फर्मीमीटर है, 10⁻⁻15 गया ना वो। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल ऑफ 10⁻18, दिस इज एक्सामीटर। ठीक है सर, ये मल्टीप्लीकेशन जो है -18 नहीं है, ध्यान देना, ऐसा मत कर लेना उसको -18 ना कर लेना, ठीक है, वो अदरवाइज गड़बड़ कर जाओगे। -18 नहीं है वो। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग बनाएंगे। नैनोमीटर पूछ रहा है, ठीक है। ए जो साइन दिया वो एंगस्ट्रम के लिए लिखा है उसने, हालांकि सही नहीं लिखा है, वो एंगस्ट्रम के ऊपर में ऐसे गोल छोटा सा साइन होता है, बट ठीक है। और नीचे जो बाकी सी और डी जो लिखा है वो माइक्रोमीटर में गिवन है, 1 मिलीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, क्या हो रहा है इसका सही आंसर? ठीक है, बाकी लोग भी ठीक है, मतलब ये नहीं कह रही मेरा आंसर ठीक है, ठीक है। अटेम्प्ट लो, कम से कम एक बार करोगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें, क्योंकि अदरवाइज फिर आप कितना रट्टा मारोगे, इसको तो आसान छोटे छोटे कन्वर्जन हैं, आप कर लो। देखो, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो जैसे स्केल की हम बात करें तो नॉर्मली हम ये स्केल याद करते हैं ना कि भाई मिलीमीटर,
सेंटीमीटर, डेसीमीटर, उसके बाद मीटर। तो जैसे जैसे मान लो आप बढ़ते हो इधर तो 10 से मल्टीप्लाई होते चला जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर बोलोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर करोगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एनालॉजी आप यूज कर सकते हो। तो अभी अभी हमने बात करी कि नैनोमीटर आएगा 10 टू द पावर -9 पे और एंगस्ट्रम आएगा 10 पे, 10 टू द पावर -10 पे, ठीक है। छोटा है यानी एंगस्ट्रम छोटा है, इधर से इधर आप जा रहे हो। तो 1 नैनोमीटर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रम। एक तो डायरेक्टली आप ऐसे रिलेशन निकाल लोगे, या नहीं निकालना है तो डायरेक्टली निकालो। आपने लिखा 1 एंगस्ट्रम, ये चला जाएगा 10 टू द पावर -10 मीटर, और दूसरी साइड में लिखा आपने 1 नैनोमीटर, ये लिखा 10 टू द पावर -9 मीटर, राइट। तो अगर इसको आप चाहो तो ये काम कर सको, दोनों को इक्वल करोगे, इसको और इसको आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो इसको इक्वलाइज कर सकते हो आप ऐसे कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख लिया। इसको लेते आओ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रम इंटू डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर है ये। अब इक्वेशन एक आपका यहाँ पे था, एक इक्वेशन आपका ये है, दोनों साइड इक्वल कर लिया, इक्वल कर लिया तो आपको क्या बचा, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 10 टू द पावर -1 था ना, सॉरी -1 था, तो -1 था तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो या तो एनालॉजी से निकालो या तो मैथमेटिक्स से निकालो, सिंपल, रट्टा नहीं मारे इन सब छोटे छोटे चीजों को। तो कभी भी यूनिट डायमेंशन में यूनिट डायमेंशन चेंज करना है, सिंपल आई विल सजेस्ट कि आप मैथ्स का यूज कर लो। थोड़ी बहुत इसमें बहुत कोई वैसा मैथ लगता भी नहीं, डिवीजन सिंपल लगते हैं, कर लोगे गलती होने के चांसेस वहां पे कम होंगे। मेमोरी में कई बार हमारा होता है वो मिक्स कर जाता है इधर उधर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं, कम से कम बेसिक वाले यूनिट डायमेंशंस करा रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ाए मैंने, छोड़े हुए मुझे हो गया 19 में पढ़ाई थी मैंने लास्ट। मैथ्स पढ़ाता था, कभी कभी बीच बीच में फिजिक्स की भी क्लास लगा देता, फिजिक्स भी देखो, चलो देख लेते, एक दो चैप्टर पढ़ाया था। डन, ये है ना, 10 टू पावर -9 मीटर है कुछ नहीं। हाँ ये अच्छा है, हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल। ये बार बार टर्म आता है, बैरल गैलन, तो ये तो ऑब्वियसली यूनिट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 बैरल को जब बोलते हैं 1 बैरल ऑयल इक्वल्स टू 159 लीटर, वो स्टैंडर्ड है वो, ठीक है, वो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड है, उस तरीके से उसको किया गया है। अच्छा 1 बैरल में कितना गैलन होता है, कभी क्योंकि आपसे गैलन भी तो पूछ सकता है। इसीलिए तो, इसीलिए नहीं, बैरल पूछ लिया मान लो, अब आपने याद कर लिया, अगला पूछना होगा गैलन पूछ सकता है ना। ऐसा ही मतलब कुछ भी पता है तो बोलो, चलो ठीक है। एक गैलन में ना, ये है 159 बैरल है, ठीक है। याद रखना एक बैरल में 42 गैलन्स होते हैं, ठीक है। 1 बैरल
में आपको 42 गैलन, बस ये रखना गैलन यूएस गैलन लिखना, ठीक है, अदरवाइज गैलन भी चेंज होता है कहीं कहीं, वो ब्रिटिश गैलन दूसरा हो जाएगा, यूएस गैलन दूसरा हो जाएगा, फिर फंस जाएंगे हम लोग। 42 यूएस गैलन, तो आप चेंज कर लोगे अगर जरूरत पड़ी तो। तो 4 से कुछ कम ही आएगा, ठीक है, 4 लीटर से कुछ कम आएगा, वही अप्रोक्स हो जाएगा। बैरल गैलन ये सब बड़ा परेशान करता है यार। ठीक है, ऐसे ऐसे यूनिट्स उठा के पूछेंगे। थ्री पॉइंट साढ़े तीन। अच्छा, तुमने और उन्होंने तो पहले ही माइनस करके उसको अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, आपने उसमें फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाया। ठीक है, चलो। अरे वाह, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस। हाँ जी, हुँ? कौन सा ऑप्शन? ना, अरे सिंपल है, देखो, एक यूनिट तो आपको पता है ना, एक इंच, सॉरी, नॉट 12, एक इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। नहीं, सिंपल सी बात है, यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर, अगर इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.54 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है तब क्या करोगे? तो आप इसको क्या करोगे, सेंटीमीटर टू अगर इंच कन्वर्ट करना होगा तो आप लेके आओगे ना 1/2.54, ठीक है। तो 1/2.54 कितना हो जाएगा? ये 2.5 ही कर लो इसको। अगर 2.5 उसने एग्जैक्ट करा हो तो 0.4 कर देता वहां पे। 2.54 किया इसलिए 0.39 किया है, ठीक है। तो 0.39 या 0.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेगा तो 0.4 आ जाएगा, और उसने एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया 2.54 का, इसलिए 0.39 आया वहां। ये मैथ्स क्यों करा रहा है भाई हमसे? अगला भी वही है कुछ। हाँ जी, हाँ 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 जी, 10 to the power 6 की 7। चलो बाकी लोग अटेम्प्ट करें, आप श्योरिटी पे ना जाए, करें आप, ठीक है। देखो मुझे याद सच में नहीं है, आई हैव टू सॉल्व इट। ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल पूछता है क्या?
हाँ बहुत सारे है, ये सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से अलग अलग ये एग्जाम्स को उन्होंने कलेक्ट करके दे दिए मुझे, तो है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया होगा। चलो कम से कम उसने टर्म यूज कर दिया, कैन बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली। हो गया, सॉल्व किया। अभी 6 पे थे, 10 टू सी बोल रहे कि 6 बोल रहे थे? नैनो में 10 टू द पावर 9 होगा ना, और उसमें से एक सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 100। मुझसे पूछो मत तुम, ठीक है? तो 2 माइनस करें ना 10 टू द पावर 2। श्योर है? चलो यही बोल रहे थे। हाँ नहीं गॉट इट। पावर 9 होगा तो 100। सो देखो भाई, तो सिंपल सी 6 फीट यानी कितना हो गया, 72 इंच, ठीक है? यानी 72 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। इन्होंने 183 का है, मैं वैल्यू पे मान लेता हूँ कि नहीं आता होगा, आएगा उतना ही, ठीक है? तो ये हो गया 183 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको लेके चला जाऊं मीटर में तो कितना हो जाएगा, 1.83 मीटर हो जाएगा, ठीक है? अब है कि 1 मीटर जो है नैनोमीटर में पूछ रहा है, तो 10 टू द पावर -9 जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जब आप इसको मीटर्स को कन्वर्ट करोगे नैनोमीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 10 टू द पावर 9 से, ठीक है? यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1.83 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। अब ये हो गया, तो 2 जीरो यहां से खींचो इधर, 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनो, 2 डेसिमल्स को हटाया पीछे, ठीक है? डन। नेक्स्ट तो इजी है, सो लाइट ईयर सिंपली एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करता है, अभी निकालने दे दे तो निकाल लेना, निकाल लोगे ना एक साल में कितना डिस्टेंस, मतलब 1 लाइट ईयर कितना होगा मीटर्स में या किलोमीटर्स में? हाँ जी, नहीं निकल पाओगे, निकालो तो फिर, नहीं निकाल पाओगे तो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। 1 लाइट ईयर मीटर में या किलोमीटर में डिस्टेंस कितना होगा? अगर हम बोल रहे हैं कहीं पे कि भाई 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर को आप एक्सप्रेस कीजिए इन मीटर, कितना होगा, या किलोमीटर बताओ, किलोमीटर ही बताना, या किलोमीटर मीटर कुछ भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं।
ठीक है, तो लाइट ईयर तो ठीक है, यूनिट है डिस्टेंस का, ये क्लियर है। लाइट ईयर का मतलब क्या कि एक साल में लाइट कितना दूरी ट्रेवल करती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ जी, मुझे भी याद नहीं एक्चुअली, 4 पॉइंट समथिंग आता है कुछ, डोंट रिमेम्बर, चेक करना पड़ेगा। सो इसको निकाल सकते हो इजीली, लाइट की स्पीड इनटू टाइम निकाल लो, एक साल में कितना टाइम हुआ, तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सिंपल, नहीं अब उसको पर सेकंड के हिसाब से उसको सेकंड को कन्वर्ट, जो आपको 365 डेज है उसको कन्वर्ट कर लो आप सेकंड्स में। तो सबसे पहले तो 365 डेज इंटू 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स को कन्वर्ट किया मिनट में, मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये जो आएगा वही हो जाएगा आपका लाइट का क्या है डिस्टेंस एक साल में। ठीक है, हाँ जी, एक लाइट ईयर क्या बोल रहे हैं? नहीं, सम बिलियन किलोमीटर्स में जाता है, नहीं ट्रिलियन नहीं जाएगा, नहीं ट्रिलियन नहीं जाएगा, ट्रिलियन में जा रहा है। हाँ मीटर, सॉरी, नहीं ट्रिलियन नहीं जाएगा भाई बाबा, बिलियंस में जाता है वो। माइल है, माइल में कम जाता है, किलोमीटर में ज्यादा हो जाता है। कैसे? माइल 3 किलोमीटर को आगे 1 माइल 1.6 माइल्स 1.6 माइल्स इक्वल टू 1.6 किलोमीटर 1 मतलब 1 माइल्स में तो 1.6 1.6 हाँ। लाइट ईयर में 9 ट्रिलियन। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है बाबा। चलो, पार्सेक 3.26 होता है। हाँ, पार्सेक जो है सिंपल सा, ये भी एक यूनिट है जिससे कि मेजर किया जाता है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ही है, बट इसका तरीका थोड़ा अलग होता है इसके मेजरमेंट का। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि इसको इसको जस्ट टेक्निक समझ लो, ये तो याद कर लेना 3.26 है, उसको करेक्ट कर लेंगे ऑप्शन बी को। पार्सेक मेजर कैसे करता है, जैसे कि अगर आप किसी दूर के चीज को मेजर करोगे, मान लो जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको यहां से मेजर करो और आप उसको यहां से मेजर करो, दोनों जगह से मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, शिफ्ट करेगा। इस शिफ्ट के बेसिस पे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने कितने एंगल से यहाँ पे मेजर किया था, ये एंगल आपको पता हो जाएगा, यहां से कैसे मेजर किया था ये एंगल आपको पता हो जाएगा, और इसके बीच की शिफ्टिंग कितनी है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का एक आइडियल डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये पार्सेक का यूज करके इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है, और 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर 1 पार्सेक को हम लोग रखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपली शिफ्टिंग डिस्टेंस को जब देखते हो, डिस्टेंस से ज्यादा देखते हो तो शिफ्ट को मेजर करते हो, और साथ ही साथ अब ये जितना दूर होगा, ये ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा शिफ्टिंग उतनी कम होगी। आप समझो कि ये जितना दूर होगा, अब यहां से जब मैं मेजर कर रहा था, इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर होगा, अब ये डिफरेंस इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस और कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया इसके पीछे, एस्ट्रोनॉमी में इसको लेकर के बहुत सारी चीजें चलती है, बट ये आइडिया जो है आप ये रखें पास का। ठीक है तो एक यूनिट ही सिंपली, और कुछ नहीं। Which one of the following is not correctly matched? Not measure speed of ship, nautical mile, ठीक है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम लाइट ईयर अभी जो है आपने क्लियर कर। ठीक है, हम्म ठीक है, तो आपका नॉट जो है स्पीड, ध्यान रखना नॉटिकल माइल्स एंड नॉट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज ना करें, नॉटिकल माइल्स जो है वो डिस्टेंस के लिए हो रहा है, नॉट्स जो है वो स्पीड के लिए बात होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में
अब यहाँ पे साथ में है तो आसान है चीजें, अगर ये रही तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जब नॉर्मली स्पीड आप मूवीज वगैरह में भी देखोगे तो जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमारे शिप का स्पीड 40 नॉट्स चल रहा है, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि नॉटिकल माइल्स पर सेकंड में वो बात कर रहे हैं, सॉरी नॉट, हाँ, नॉट सेकंड में, आवर में बात करता हूँ एक्चुअली। नॉटिकल माइल पर सेकंड में 40 गया तो फिर वो समझ लो कहाँ चला जाएगा, वो पर आवर के यूनिट के हिसाब से चलता है। नॉट्स का सिंपल सा मतलब है नॉटिकल माइल्स डिवाइडेड बाई पर आवर, ठीक है। एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम जो है दिस इज द यूनिट ऑफ वेव लेंथ, यानी कोई भी वेव है, कोई भी वेव है तो एक लेंथ, एक यूनिट, यानी एक बार इस ये अपने जहां से इसने स्टार्ट किया था इस मीडियन लाइन से, वहां पे ये वापस पहुंच गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। इसको भी कह सकते हो, तुम्हारा मर्जी, इसको भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस काफी छोटे होते हैं, इनको मेजर करने का जो एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, दैट इज द आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कल ही फ्रीक्वेंसी वगैरह बताया था, एम्पलीट्यूड बताया था इसका, ठीक है। तो वेव में ये हो गया आपका, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये पर सेकंड में कितनी बार ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड में कितनी बार इस लाइन को क्रॉस करेगा वापस से, ठीक है, रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है उसका, तो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लाइट ईयर फिर से, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, आसान क्वेश्चन। हाँ जी, which one of following is a region where astronomical distances are measured in light? Distances among stellar bodies do not change, ऐसा होता है क्या? बिग बैंग थ्योरी तो पढ़ा हमने, और ये बताता है कि आपका यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो है नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ये भी होल्ड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा ग्रेविटी उसकी कि वो कितना तेज रोटेट कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगेन दिस डजंट होल्ड, अब तो नहीं करता ना, कम से कम ब्लैक होल वाले केस के बाद तो ये क्लियर हो गया ना कि आपका लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, लाइट भी बेंड होता है, ठीक है। तो आपके पास चौथा ऑप्शन बचता है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, तो यहाँ पे एलिमिनेशन का मैंने यूज कराया आपको। देखो ये जो बेसिक आइडिया, अगेन जो हमारी फिजिक्स बैठी हुई है आज की डेट में, जो आपका स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, उसमें वो पूरा का पूरा आइंस्टाइन का जो थियरी है वो इसी बेसिस पे बैठा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा सेम, ठीक है। अगर जहां ये अगर किसी ने साबित कराया स्पीड ऑफ लाइट भी वेरिएबल है, अगर किसी ने साबित कर दिया, ठीक है, तो फिर आपकी जो जनरल एंड स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी है वो फिर से गिर जाएगी नीचे, ठीक है। तो साइंस में भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा सवाल आया था कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं कि पुराने थॉट्स काफी दिनों से चलते आ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वो अनप्रूवन है या वो 100% प्रूफ नहीं किए किसी ने। साइंस में भी आप देखोगे कि चीजें चेंज होती हैं टाइम के साथ, एक समय की जो एक धारणा जिसको साइंस मानी जाती है, कुछ समय के बाद कोई आएगा एंड इट कैन बी चैलेंज्ड, बट यही साइंस की ब्यूटी भी है कि इट इज ओपन फॉर चैलेंजेस। ये कभी नहीं कहता कि नहीं यही सत्य है, ये कहता है कि अभी तक जो मैंने किया, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो किए, उस हिसाब से ये सत्य है। तो साइंस की ये खूबी भी है, बट साइंस की यही कमी है कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट है, आप जैसे जैसे उसको जानते जाओगे आगे हो सकता है कि वो चेंज हो जाए टाइम के साथ। तो ये बेसिक आइडिया अभी के लिए कि आज का जो स्पीड ऑफ लाइट है दिस इज ऑलवेज सेम, अभी के लिए हमारी मान्यता। ठीक है, बताइए यूनिट ऑफ डिस्टेंस।
हाँ जी, लाइट ईयर पार्सेक में तो कोई इशू नहीं है, ये तो हमने देख लिया है। फलांग फरलांग यूज किया जाता था टर्म, किसी किसी हिंदी वाले क्या नहीं, पुराने 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 कहानियों में आप देखोगे, नए वालों में तो फरलॉन्ग यूज भी नहीं होता ये टर्म। ठीक है, ब्रिटिश टाइम की कुछ लिखी हुई किताबें होंगी ना, मतलब या उस टाइप कहानियों को दिखाती हुई होगी, तो वो टर्म यूज करती थी फलांग। ठीक है, फलांग जो है ये यूनिट है डिस्टेंस का, अराउंड 200 समथिंग 200 मीटर्स के आसपास होता है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो फरलांग है। जिफी जो है ये टाइम का यूनिट है, अगेन ये भी अब यूज नहीं होता, ये भी पहले हुआ करता था टाइम, क्या टाइम को दिखाने के लिए, तो जिफी उसका यूनिट होता है, अब ये भी आपको यूज नहीं होता। चलिए, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। हाउ मेनी वॉट्स आर इन 1 हॉर्स पावर? अच्छा, ये बराबर है क्या, सही होता है क्या? मतलब नहीं, सही नहीं, मतलब हॉर्स पावर वाला जो हॉर्स पावर वाला कॉन्सेप्ट है, ये लोग लेके आते हैं कि हॉर्स इतने लंबे कार्ड्स को खींच सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या इस रिलेशन? हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, जैसे आप बोल रहे हो ना कि 1 हॉर्स पावर का मशीन है, यानी क्या वो जितना जितना पावर वो मशीन प्रोवाइड करा सकती है उतना पावर एक हॉर्स प्रोवाइड करा सकता है, बेसिक आइडिया ये है क्या? ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो डोंट गो इनटू दैट कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। जैसा नॉर्मली यूज होता था ना कि पुराने टाइम में जैसे रेलवे वगैरह या जो चीजें यूज हुई, तो उसके पहले जब होता था कि मोटर गाड़ियों के आने के पहले, मान लो एक मोटर गाड़ी को ड्राइव करने के लिए 4 लोगों को खींच के चलने के लिए हमें 4 घोड़े लग रहे हैं उसी चक्के के साथ, उसी आइडिया के साथ में, तो उसको हम लोग उन्होंने ये किया, अब उसको जब रिप्लेस किया उन्होंने, तो मान लो कि 4 आदमी को खींच के चलने के लिए इतने घोड़े लगते थे, तो उसके लिए कितने पावरफुल मशीन को लेकर के आए, उसके बेसिस पे एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मतलब रिलेटिव आइडिया रिलेट किया उसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये है मेगावाट। मेगावाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड सेव्ड लॉस्ट इन ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन, सॉरी नॉट ट्रांजिशन। श्री अचानक से इतने सारे मैसेज दिए। अच्छा, प्रोड्यूस्ड कंज्यूम सेव्ड लॉस्ट इन ट्रांसमिशन, तो कंज्यूम वगैरह क्या होगा? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, अगर कोई कंपनी है तो ठीक है, देखो मेगावाट जनरली इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन का यूनिट है। ठीक है, कंजम्पशन के लिए हम लोग किलोवाट आवर या मेगावाट आवर का यूज करेंगे, आवर आता है वहां पे साथ में। ठीक है, इसके अलावा सेव्ड में भी वही बात जाएगी, आवर वाली ही जाएगी, और लॉस्ट इन ट्रांजिशन तो परसेंटेज में आप निकालोगे या फिर वही वाट आवर में ही निकालोगे, क्योंकि एक एग्जैक्ट यूनिट आपको चाहिए ना वहां पे, विद इन द टाइम पीरियड कितना लॉस हुआ उस बेसिस पे निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूम या सेव्ड इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि वहां पे आवर के साथ में मल्टीप्लाई होता है जनरली। अच्छा, 1 किलोवाट आवर कितना वाट के बराबर होता है, निकाल पाओगे? एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं कि भाई 1 यूनिट, अच्छा घर में मान लो कभी कैलकुलेट करना होगा कि मेरे बिजली का बिल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? एक अप्रोक्सीमेशन। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आपका वो रीडिंग ही सही आ रहा है कि नहीं, इसको कैसे चेक करोगे? मैं वो नहीं कह रहा, नहीं 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 नहीं, सिंपल सिंपल सी मैं बात पूछ रहा हूँ, एक अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि मान लो यहाँ पे दिक्कत हुई या कहीं पे दिक्कत हुई कि आपका घर में से किसी ने तार फंसा के रखा हुआ है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी मशीनें चला रहे हैं, आप अपने बिजली को कैलकुलेट कर रहे हो, तो यूनिट जो आपका नॉर्मल कंजम्पशन पहले होता था। हाँ, देखो सिंपल सी बात है, आप सिंपली आपको क्या करना है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं, जो भी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो आप यूज करते हो, उसका वाटेज निकाल लो, तो एक अप्रोक्सीमेशन ले लो
ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन सबका ले लो, मान लो 5 डिवाइसेज आपकी हुई, 24 घंटे ही चलती हूँ, लेट सपोज कि भाई 24 घंटे चलती हैं, और साथ में जो है आप इसका पावर कंजम्पशन जो वो देख लो, वाट कितने वाट का मशीन, मल्टीप्लाई करो एक महीने का पूरा, और करके देखो कितना किलोवाट आवर इसका आता है, आपके मीटर का रीडिंग कितना आ रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा, हाँ हाँ, बहुत माइनर वेरिएशंस को आप खुद से नहीं चेक कर पाओगे, ऑब्वियसली आपने थोड़ी ना टाइम देख के रखा कि बल्ब कितने मिनट जलाया मैंने, बट नॉर्मली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो साथ ही साथ आप ये भी मुझे बताओ कि 1 किलो वाट आवर जब बोलते हैं, ये इसमें कितना वॉट होता है? अगर इतना सिंपल हो तो मैंने पूछा नहीं होता। 1 किलोवाट आवर जब हम बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने वॉट होते हैं? 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? KWH यही होता है ना यूनिट, आपके बिजली का जो बिल आता है इसका यूनिट तो यही है, किलोवाट आवर, नॉट किलोवाट, KWH। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को अगर आप, इसका कहने का मतलब है 1 किलोवाट आवर यानी कि अगर 1000 किलोवाट की मशीन 1 घंटे तक चलती है, 1000 किलोवाट की मशीन 1 घंटे तक चलती है, तो आपका बिल आएगा 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट आवर करोगे। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो कि ये हो गया 1 किलोवाट की मशीन अगर है 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट हो जाएगा, ये सिंपल, इसमें तो कोई ये नहीं है। इनटू जब आवर में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 1 आवर के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको 1 आवर जब आप यूज करोगे तो ये इतना वॉट होगा। अब 1 आवर को, हाँ ये होता है आपको इक्वल टू 1 यूनिट सिंपली। ठीक है, और अगर मान लो इसको आपको चेक करना है कि भाई किस हिसाब से चल रहा है पर मिनट के हिसाब, अच्छा वॉट जो है, वॉट टाइम के बेसिस पे होता है, वॉट में टाइम होता है, हाँ पावर में, पावर का क्या है, हाँ वर्क डन बाई टाइम है यहाँ पे, लेकिन करंट वाला जो आपका गिवन है उसमें एक तो होता है जो नॉर्मल फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, वर्क अपॉन टाइम, दैट इज द वॉट। जो आपके डिवाइसेस पे पावर लिखा होता है वॉट में, वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है पावर, डिवाइसेस के पावर का? पीआईटी होता है और बहुत सारा मतलब आईआर पी इक्वल वीआर इक्वल्स टू टी। ठीक है, पावर, अगर इलेक्ट्रिसिटी के पावर की बात हो, ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट, इसको और कितना पावर कंज्यूम किया उसने टोटल, वो निकालना है, तो फिर आप क्या निकालोगे, साथ में टी मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम तक वो चला। ठीक है, तो कितना पावर उसने एक्चुअली कंज्यूम किया ये आप बता, तो आपने कितना पावर कंज्यूम किया आप उस हिसाब से वहां से निकाल सकते। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर बार, नॉट, जूल, ओम, बाकी किसके हैं नॉट, अभी शिप के स्पीड की बात करी, जूल एनर्जी या कार्य, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टिविटी कल ही बताए थे हम, कल ही मतलब जो लास्ट क्लास था। हाँ हाँ हाँ, वही है वही है वही है, निकालो फिर, क्लास आपने मिस किया तो एक एक्स्ट्रा लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। कंडक्टिविटी का भी बता ही देना, कंडक्टेंस का। ठीक है, 4 का बता दो चलो, रेसिस्टेंस का तो हो गया। ठीक है, तो 4 टर्मों के आपको बता दीजिए हमें, एक तो रेसिस्टेंस, एक कंडक्टेंस, एक रेसिस्टिविटी, और दूसरा
कंडक्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टेंस का मैं बता देता हूं। ठीक है, कंडक्टेंस का इसी को इन्वर्स कर दोगे। हाँ, कंडक्टेंस का इसी को इन्वर्स कर दोगे। ओम निगेटिव में अगर वो -1 में दिया जाता है तो कंडक्टेंस हो जाता है आपका। ठीक है, बाकी बच गया रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी यानी रो होता है, सॉरी नॉट रो, जो फॉर्मूला है आपका रेसिस्टेंस का वो है रो अपॉन रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये ओम हो गया और ये हो गया रो, और दोनों मीटर मीटर स्क्वायर कैंसल, रो का हो गया। ठीक है, कनेक्टिविटी की बात करोगे तो इसी फॉर्मूला को लिखा जाता है कनेक्टिविटी के टर्म्स में 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन रो, ये आपका यूनिट होता है, ये होता है कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फिर, 1 अपॉन रो है और ये एल बाई ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं रुको 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 रुको, 1 अपॉन जस्ट मिनट, नहीं ठीक है, इसको जो है इसको डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लो। रेसिस्टिविटी को आप लिखते हो ओम मीटर में। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सीधा ओम मीटर पावर माइनस। ठीक है, चलो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23, which on the following is the unit of measure of the thickness of the ozone layer of the atmosphere। ठीक है, तो ये जो है डॉप्सन यूनिट्स, ओजोन को जो मेजर किया जाता है ये मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट्स में। इसका जो बेसिक आइडिया यही है कि अगर पूरे ओजोन को हम एक जगह पे लेके आ जाएं, एक लेयर एक जगह पे एडजस्ट कर दें एंड एक स्पेसिफिक आपका प्रेशर पर स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको मेजर करें, तो फिर उसकी थिकनेस कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो वो क्योंकि प्रेशर जो है वो वेरी करता है, टेम्परेचर वेरी करता है, तो ओजोन जो है बिखरा हुआ है, तो आपको थिकनेस उसकी पता नहीं चलेगी ऐसे स्टैंडर्ड टर्म्स में। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड तरीका है उसको मेजर करने का, और डॉप्शन जो है वो उसका यूनिट है, मीटर से भी कम आएगा। अगर मीटर में देखें, अगर इस डॉप्शन के हिसाब से आप निकालोगे तो ओजोन की थिकनेस जो है मीटर से भी कम जाती है, 1 मीटर भी नहीं जाती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, मणिपुर नहीं है, हटा दो भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस। तो ये सवाल था, और देखने दो, आज वाले सवाल निकालने दो मुझे। इसके बाद और नहीं डाउनलोड किया क्या, टाइम कितना हो रहा है, डाउनलोड नहीं किया इन्होंने लगता है। चलो कोई नहीं, रेस्ट क्लास हम लोग करेंगे, और शायद यूनिट मेजरमेंट
तो हो गया और एक कन्वर्जन हो गया। इसके बाद क्या होगा? आई थिंक डिवाइसेज वाले हैं कुछ, बस मैंने ब्रीफली देखा था वो। हाँ, और डिवाइसेज वाले ही थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो वो रहेगा, और इसके बाद आपका ऐसे ही एक एक करके देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या करें। ठीक है। बाकी तो नेक्स्ट वीक तो शायद साइंस एंड टेक की क्लास है नहीं, लगी नहीं है। नो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नहीं मुझे गया जाना पड़ेगा ना, तो हाँ। तो हाँ जी, कभी कभी जाता हूँ मैं घूमने के आते आता हूँ। हाँ जी। हाँ, मेरा स्पीकर गया। हाँ, प्रकाश सर की तबीयत खराब हुई इसलिए तो मेरे को शाम का क्लास का था नहीं। हाँ, दोनों। अभी मैं जो है ना, मैं फंसूंगा फिर लास्ट में, सब लोग। नहीं नहीं, मैं मेरी तबीयत खराब का ये नहीं होगा। सब लोग फंसेंगे तो फिर मेरी क्लासेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चलता है। ठीक है, चलो। हाँ जी। नहीं, सर का तबीयत खराब है, और उज्जवल सर का भी वैसा ही कुछ है ना, उनका भी कब खराब हो जाएगा किसी को नहीं पता। प्रकाश सर का वो का सुबह में क्लास था। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, मुझे पता चला कि प्रकाश सर की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, दोनों लोग एक ही हम उनको बोलते हैं, आप लोग दोनों बेड लगाओ एक साथ, हॉस्पिटल में ही रहो। ठीक है। नहीं, साथ ही में आप दोनों रहोगे ज्यादा नहीं हो। अभी मौसम तो ऐसा, खैर उज्जवल सर का तो ऐसा है ही कंडीशन कि उसको उसका आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अकेले नहीं, उनका एक्चुअली जो है थोड़ा सा इशू है दूसरा।